स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम हमारा एक नया टॉपिक है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का है। बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स जो कि थर्ड सेमेस्टर में हैं उनके लिए ये वीडियो है। चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट है। चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उसका मीनिंग बताना है, उसके फंक्शन बताने हैं, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, प्लस में उसकी लिमिटेशन बतानी है। स्टैटिस्टिक्स एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है जी। आज हम इसका मीनिंग करने वाले हैं, फंक्शन करने वाले हैं। जैसे भी जितना भी चैप्टर हो जाएगा 20 से 25 मिनट की वीडियो बनेगी और उसके अंदर मैं आपको कम से कम पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। सो देखो, जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं ना, आपको ये वर्ड बहुत जगह नज़र आएगा। आप पूरी बुक ही यही पढ़ रहे हो, स्टैटिस्टिक्स। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब वैसे नॉर्मली अगर बताऊँ, ये टोटली ओनली डील किससे करता है? न्यूमेरिक डाटा से करता है, ठीक है जी। न्यूमेरिक डाटा जितना भी होता है ना, मतलब कि जो नंबर में डाटा होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, उसको बात कर रहे हैं। केवल वही चीज़ें क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर इंक्लूड होती है। अब बात की जाए न्यूमेरिक डाटा का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि जितने भी नंबर सिस्टम होंगे, जैसे कि हम कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, हमने डाटा को कलेक्ट किया, डाटा कलेक्ट डाटा, ठीक है, फिर उसको समराइज किया, समराइज ऑफ डाटा, ठीक है, और फिर उसको क्या करते हैं, हम उसको टैबुलर फॉर्म में करते हैं, टैबुलेशन फॉर्म में करते हैं, टैबुलेशन ऑफ डाटा। देन उसको फिर हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस ऑफ डाटा, और फिर उसको हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब इनका सबका मतलब बताने वाली हूं मैं, इनका सबका मतलब है क्या, ठीक है। अब देखो, मैं ये बोल रही हूँ कि हमेशा क्या है, स्टैटिस्टिक्स किससे डील करता है न्यूमेरिक डाटा से। न्यूमेरिक डाटा का मतलब क्या होता है, जो नंबरिंग में होता है, जैसे कि 1, 2, 3 परसेंटेज में, जैसे 1%, 2%, 3%। ये मैं कहूँ कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अब की बार जैसे कि फर्स्ट ईयर के अंदर मेरे नंबर आए 78% नंबर आए, ठीक है। अब सेकेंड सेमेस्टर में मेरे नंबर आए 88% आए, ठीक है। जब भी ये डाटा ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है ना, तो क्या मतलब हो रहा है, ये स्टैटिस्टिकली आप उसको एनालिसिस कर सकते हो, उसको विश्लेषण कर सकते हो, उसको अध्ययन कर सकते हैं कि कितना इसके अंदर इंप्रूव हुआ है, राइट। जब भी हम किसी न्यूमेरिक डाटा के अंदर कंपैरिजन करते हैं, वो कंपैरिजन किसकी हेल्प से होता है, हमारे स्टैटिस्टिक्स के थ्रू से होता है, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारे मेथड पढ़ते हैं, क्योंकि एनालिसिस के अंदर हमारे काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं जिसके हेल्प से हम फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, डाटा को कलेक्ट किया। डाटा क्या है, कहीं जगह से कलेक्ट हो सकता है, वो डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेटर के ऊपर। अब जैसे कि मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो पीएचडी करने के दौरान मैं ये देखूंगी मुझे डाटा, जो इन्फॉर्मेशन है, मुझे कहाँ से कलेक्ट करनी है। वो मेरे पास सोर्सेज डिपेंड करेंगे। सोर्स का मतलब होता है स्रोत, मैं कहाँ कहाँ से डाटा को इकट्ठा कर सकती हूँ। वो डाटा इकट्ठा करने का सोर्स हमारा प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। प्राइमरी डाटा का मतलब हो कि मैं खुद अपने डाटा को कलेक्ट कर रही हूँ, मैं खुद अपने डाटा को इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ, स्टार्टिंग से लेके और जो एंड तक मेरा खुद की मेहनत है। बट सेकेंडरी डाटा का मतलब होता है कि मैं ऑनलाइन पड़े डाटा को यूज़ कर लूँ अपने इन्वेस्टिगेशन में, ऑनलाइन, जैसे कि किसी और पर्सन के द्वारा पहले इकट्ठा कर रखा है, फिर उसकी हेल्प मैंने ले ली है, ठीक है। और इसमें क्या है, मैं स्टार्टिंग से ही मैं अपना योगदान दे रही हूँ अपने डाटा को कलेक्ट करने में, ठीक है। मैं एक स्कूल में गई, मैंने स्कूल में देखा कितने बच्चे डेली प्रेजेंट होते, कितने बच्चे नहीं होते, तो मैंने उसका कारण ढूंढा। तो मैं जो खुद काम कर रही हूँ उसे प्राइमरी डाटा कहेंगे। सेकेंडरी डाटा कहेंगे जब हम किसी कहते हैं कि सेकेंड हैंड, इसको हम ये भी कह सकते हैं सेकेंड हैंड डाटा। सेकेंड हैंड डाटा मतलब कि जो किसी दूसरे पर्सन के द्वारा इकट्ठा किया था, फिर हमने भी उसको यूज कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। डाटा को कलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको समराइज करते हैं कि कौन सा डाटा कहाँ आना चाहिए। हमने देखा कि हमने पूरी क्लास का डाटा इकट्ठा कर लिया, ये हो गया पूरी क्लास, इसका पूरा डाटा इकट्ठा कर लिया। अब इसमें क्या है, बॉयज़ भी हैं और इसमें गर्ल्स भी हैं,
बट हमने सारे को डाटा कलेक्ट किया, वो डाटा कलेक्शन होगी, बट उसको समराइज करेंगे, जिस बॉयज़ का अलग डाटा कलेक्ट कर लेंगे, फिर हम गर्ल्स का अलग डाटा कलेक्ट कर लेंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में लेके आएंगे जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब मैं इकट्ठा कर रही हूँ डाटा, तो मुझे जैसे आज मैंने इकट्ठा किया है, तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद मैं उसको देखूंगी तो इस फॉर्म में होना चाहिए कि मुझे दोबारा से वो समझ में आ जाए। तो मैं उसको टैबुलर फॉर्म में या फिर जिस भी फॉर्म में मुझे सूटेबल रहेगा, वो ग्राफ भी हो सकता है, वो चार्ट भी हो सकता है, वो पिक्चर भी हो सकती है, ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फिर मैं उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगी, अकॉर्डिंग टू सुटेबिलिटी। तो वो टैबुलर करेंगे उस डाटा को, देन उसको एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, काफ़ी सारे मेथड को प्रयोग में लाना, फिर उसको क्या कर रहे हैं हम, उसको देखना कि कितना डाटा किस तरह से किसमें ज़्यादा हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे परसेंटेज का लिया, परसेंटेज भी एक मेथड है बेटा, परसेंटेज भी एक मेथड है। कैसे हम परसेंटेज निकालते हैं नंबर का, कैसे हम परसेंटेज निकालते हैं कि इस साल इतने लोगों ने वोट दी, इस साल इतने लोगों ने वोट दी। मान लीजिए छोटा सा नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, ये भी 2021 में ये देख रहा हूँ कि वोटर ID कार्ड जिससे वोट देते हैं ना, चलो आधार कार्ड पता होगा सबको, आधार कार्ड कितने लोगों के पास था, मान लीजिए 58% लोगों के पास था, ठीक है। और 2022 में मैंने देखा कि 98% लोगों के पास अब क्या हो गए हैं, आधार कार्ड हो गए। तो ये जो परसेंट कैसे निकाली मैंने, परसेंट कैसे निकाली कि जितने टोटल पर्सन हैं ऊपर क्या हो गए, जितने लोगों के बन चुके हैं आधार कार्ड वो इनटू में 100, ऐसे निकलते परसेंटेज। नीचे टोटल आता है, ऊपर जितने नंबर लोगों के आधार कार्ड हो चुके हैं, बन चुके हैं, और इनटू में 100। ये एक मेथड है, एनालिसिस मेथड के हेल्प से होता है, ठीक है। मैं बिल्कुल डीपली समझा रही हूँ क्योंकि ये जो है आगे आपके 4th सेमेस्टर में भी काम आएंगे। स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, इसके जो मेथड है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सभी, मीन, मोड, मीडियन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, ये सब आने वाले हैं आपके 4th सेमेस्टर के अंदर। जब हम बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कार्ल स्पेशल का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तब इनका प्रयोग होगा बच्चे। कभी सोचो मैम ये एग्जाम्पल चल रहा है, फिर हम लाइन टू लाइन अपने बुक से करेंगे, ठीक है, यही बातें आएंगी रिपीट होके। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है फाइनल कंक्लूजन, जो हम निकालते हैं ना, कंक्लूजन जब हम निकालते हैं ना, उसको बोलते हैं कंक्लूजन, ठीक है जी, समझ में आया। तो स्टैटिस्टिक्स को अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करूं तो ये कहते हैं कि जितने भी, ये कहते हैं कि ऑल, अब देखो नंबर को मैंने बोला है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, नंबर के स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, नंबर के साथ डील करता है ना। तो जितने भी स्टैटिस्टिक्स होंगे, जितना भी स्टैटिस्टिक्स का डाटा होगा वो क्या होगा, वो नंबर फॉर्म में होगा। पर ज़रूरी नहीं है कि सारे नंबर फॉर्म के डाटा वो स्टैटिस्टिक्स होंगे। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है एक्यूरेट फॉर्म में, नंबरिक फॉर्म में, जब किसी चीज़ को, डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। अब देखो हम बुक से करते हैं। हाँ, एक और बात है, अब आपको मैं जब भी आप कोई चीज़ करते हैं ना, तो 2 चीज़ में रिप्रेजेंट होती है। एक तो होती है क्वालिटेटिव, एक होती है क्वांटिटेटिव। बच्चे क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटी मेजर कर रहे हो आप, क्वालिटी। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, नंबर को इंक्लूड करते हैं, जिसके अंदर हमारा नंबर में डाटा होता है। यहाँ पर नंबर में डाटा नहीं होता, यहाँ पे क्वालिटी आ जाती है। जैसे हम कहते हैं ना कि राइस जो है, जो चावल है मैं खरीद रही हूँ, अगर मैं उसको 1 किलो खरीदूँ, 1 kg, ये नंबर में आ गया। बट अगर मैं क्वालिटी मापने लग जाऊं तो वो क्वांटिटेटिव में आ जाएगा, जिसके अंदर हम गुण को देखते हैं, क्वालिटी को देखते हैं, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स डायरेक्टली रिलेट करता है हमारा क्वांटिटेटिव, ये क्वालिटी को बिल्कुल इग्नोर करता है। तो इसका ड्रॉबैक यहाँ पर यही है कि जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर जब हम पढ़ते हैं, कोई भी डाटा हो वो हमेशा हमेशा क्वांटिटेटिव को लेके चलेगा, नंबर सिस्टम में लेके चलेगा, क्वालिटी में नहीं लेके चलेगा। इसीलिए इसके अंदर ये थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि जब भी पूरा रिजल्ट होता है ना, इन दोनों के बेस पर होता है, तो रिजल्ट काफ़ी बार क्या होता है, एक्यूरेसी में नहीं आता। कारण यही होता है वो क्वालिटी के बेस पर भी हम उसको कई बार मेजर नहीं करते हैं, ठीक है। बायसनेस आ जाती है, क्या आ जाती है, बायसनेस आ जाती है, ठीक है। अब बुक से पढ़ते हैं, ये फॉर्म समझ में आ गई होगी, ये प्रोसेस है, बिल्कुल आपको इसको याद करनी होगी। एग्जाम में ये 4 बार काफ़ी बार पूछी गई। ये मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगी। देखो मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर है,
इन क्वेश्चन पेपर देखो मैंने पहले ही निकाल दिया था, 2022 का स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन पेपर है। काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर है, बीकॉम क्लासेस के, एमकॉम के हैं, बीकॉम के हैं, 2022 के, देखो ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो हमारा जो स्पेशल क्वेश्चन पेपर का हमने एक अलग से चैनल बनाया, ये भी है, और मेरे पास जो अलग से रखे हैं मैं आपको शो करके दिखाती हूँ, दिस वन, ये इस पूरी इसके अंदर 2022 के क्वेश्चन पेपर है, और ये जो एमकॉम का है देखो, इसी तरह से आपके भी हैं मेरे पास बीकॉम क्लासेस के। तो अगर आपको इनके ये जो क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो आप हमारे क्वेश्चन पेपर चैनल जो है, नाम क्या है हमारे क्वेश्चन पेपर चैनल का, क्वेश्चन पेपर ही नाम है चैनल का, ठीक है, कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाए। क्वेश्चन पेपर चैनल पर विजिट कीजिए, अगर आपको नहीं मिलता तो आपको स्पेशल लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। सो देखते हैं अब इसके अंदर क्या है, चैप्टर के अंदर देखो स्टैटिस्टिक्स के अंदर बात की जाए, वर्ड क्या क्या है, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है इन अ प्रैक्टिकल एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। न्यूमेरिकल डाटा है, ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा को रिप्रेजेंट किया हुआ है मॉडर्न इरा के अंदर। ये इकोनॉमिक के अंदर, सोशल के अंदर, पॉलिटिकल के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है ना उनको शॉर्ट आउट करते हैं। नॉर्मल सी बात है, जब भी आप हमेशा काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ठीक है, मैनेजमेंट हो गया, मैथ हो गया, ठीक है, सोशल हो गया, पॉलिटिक्स, काफ़ी सारे सब्जेक्ट कंबाइन होके क्या है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बनता है। अब इकोनॉमिक्स में आप कभी देखना, इकोनॉमिक्स अगर किसी बच्चे, नॉर्मल सी बात है, अब आपने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में की होगी, इकोनॉमिक्स में आपका स्टैटिस्टिक्स भी आता है, मेजरमेंट भी आती है, मैथ भी उसके अंदर इंक्लूड होता है, साथ साथ में जो बिजनेस होता है वो भी इंक्लूड होता है। तो स्टैटिस्टिक्स भी इन सभी जगह हेल्प करता है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स देखो क्या कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल डाटा प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन अ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर न्यूमेरिकल डाटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दीज डाटा आर टू बी ऑर्गेनाइज्ड, प्रेजेंटेड, एनालिसिस्ड एंड इंटरप्रिटेटेड सो एज टू बी गेट द यूजफुल इंफॉर्मेशन, जस्ट एज अ crude oil must be refined into the petrol or diesel before it can be fruitfully used by an automobile engine। ये क्या पता है क्या कह रहा है कि जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर न्यूमेरिकल डाटा इस तरह से काम करता है जिसके अंदर आपको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज, प्रेजेंटेड एंड एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करने के बाद एक बहुत कंक्लूड इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैंने यहाँ पे बताया ना, कंक्लूजन मिलता है एट द एंड में, जो आपने यहाँ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी ना, तो उसका कंक्लूजन आपको यहाँ मिलता है। जैसे कि एक कच्चे तेल में से एक बढ़िया प्योर डीजल और पेट्रोल निकालते हैं ना, और जो हमारे ऑटोमोबाइल इंजन के लिए यूजफुल होता है, रिफाइन होके चलता रहता है ना, जो भी अगर कमी रहती है तो उसको ऐसे रिफाइन करते 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 एट द एंड में बहुत जो विदाउट एरर का इंफॉर्मेशन रहता है, विदाउट एरर का डीजल रह जाता है, पेट्रोल रह जाते हैं, राइट। तो ये कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अ साइंटिफिक मेथड विच डील विद न्यूमेरिकल डाटा। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर काफ़ी सारे मेथड्स को यूज़ करके हम न्यूमेरिकल डाटा को यूजफुल में लेकर आते हैं, प्रयोग में लेके आते हैं, ठीक है। वो जो साइंटिफिक मेथड है ना, हम एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन करने से जो पहले एनालिसिस आता है ना, यहाँ पर काफ़ी सारे मेथड यूज़ करते हैं। मैंने भी बताया आपको, मेन, मोड, मीडियन, ये जो रिग्रेशन, कोरिलेशन, इन सभी का हम यूज़ करते हैं। तो इन सभी मेथड्स को हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी हम फिलहाल मीनिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो इसको हम सीधा जो मेन टॉपिक है ना वो करने वाले हैं। पूरी गाइड पढ़ने लगे ना तो यहाँ पे ही रात हो जाएगी। सो देखो क्या लिखा हुआ है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ए स्टैटिस्टिक्स। डेफिनेशन क्या दी हुई है, द टर्म स्टैटिस्टिक्स रेफर टू द ईदर टू बी न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव डाटा और टू मैथड ऑफ डीलिंग विद द न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। ये स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं, जो न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव डाटा को, देखो मैंने अभी आपको बताया दो तरह के डाटा होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होते हैं, क्वालिटी से बिलोंग करते हैं, उसकी गुणता, उसकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। बट क्वांटिटेटिव नंबर सिस्टम में होता है, जिसको आप मेजर करने में, कंपैरिजन करने में इजीली कर सकते हो। जैसे हम रैंक देते हैं ना, कि क्लास में इतने 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों की रैंक देते हैं कि एक की 10 में से 10वें नंबर की आई पहली रैंक, दूसरे की तीसरी रैंक, है ना। ऐसे हम इसको क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं। और एक तरह का इस तरह का मेथड होता है जिसके अंदर हम जितने भी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होते हैं हम उसको इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। इन अ फॉर्मल सेंस की बात की जाए, स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं, हैज़ बीन बी यूज इन अ पॉपुलर, यहाँ पे ना दो सेंस दे रखी है, पॉपुलर और प्लूरल और सिंगुलर।
प्लूरल मतलब कि जो एक से ज़्यादा होते हैं, सिंगुलर सिंपल टाइम में। सिंपली जो सिंगुलर होती है ना, वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अभी एग्जांपल समझाता है मैंने, डाटा को कलेक्ट करना, प्रेजेंट करना, एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना। इसको करने से पहले हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स इज अ प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस में कैसे बोला गया है कि ये कह रहे हैं कि इसकी कोई भी डेफिनेशन लीजिए, सबका मतलब एक ही है, ठीक है, सबका मतलब एक ही है। देखो हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन ही ले लेते हैं। क्या कह रहा है कि ये हर जगह लिखा मिलेगा, स्टैटिस्टिक्स यूज किए जाते हैं न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। तो आप इसको गांठ बांध लीजिए, स्टैटिस्टिक्स केवल न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव, न्यूमेरिकल ही क्वांटिटेटिव होता है, इनके बीच में ही डील करता है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। डेफिनेशन ऐसे सिलेक्ट कर रही हूँ जिससे आपको इसको याद करना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ चुके होंगे। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट होती है किसकी, फैक्ट्स की। फैक्ट क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, पर्टिकुलर एक मैं बोल रही हूँ मेरे 20 नंबर है, क्या 20 नंबर को किसी के साथ कंपेयर कर सकते हो, नहीं ना। आपको इसी तरह के ग्रुप को लेकर चलना पड़ेगा, सेम नेचर को लेकर चलना पड़ेगा। अगर मेरे 20 नंबर टेस्ट में स्टैटिस्टिक्स में आए हैं, तो अगली बार जब टेस्ट होगा स्टैटिस्टिक्स का ही होगा, तो उसको साथ में फिर कंपेयर कर पाऊंगी। तो ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन होती है फैक्ट्स, ठीक है। इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस इन अ रिलेशन टू द ईच अदर, जो कि एक दूसरे से रिलेट करते होंगे, या किसी भी डिपार्टमेंट का या फिर किसी का भी हो सकता है। हम यहाँ पर किसी का भी कंपैरिजन कर सकते हैं। अब आप स्टूडेंट हैं तो अपने नंबरों का कंपैरिजन करते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे इतने नंबर आए, सेकंड में इतने आए, थर्ड में इतने आए, फोर्थ में इतने आए, फिर आप उनका कारण ढूंढोगे, राइट। अगर आप मैं एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो इस साल मेरा इतना प्रोडक्शन हुआ था गेहूँ का, अब की बार कितना होने वाला है और उससे पिछली बार कितना हुआ था, उसको कंपैरिजन करोगे। तो हर चीज़ का न्यूमेरिकल डाटा में कंपैरिजन करना इजी हो जाता है, ठीक है। तो इसकी कुछ एक करैक्टरिस्टिक्स दी हुई है। सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ अ फैक्ट। एग्रीगेट होता है मतलब कि ग्रुप होता है, फैक्ट्स का ग्रुप होता है। ग्रुप ऑफ फैक्ट्स इज नोन एज द स्टैटिस्टिक्स। जो फैक्ट्स के जितने भी ग्रुप्स होंगे ना, उनको हम क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिक्स के अंदर एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अंदर यही एग्जांपल आएगा, जैसे कि मैं आपको ये बोल रही हूँ कि 2021 के अंदर 58, काफ़ी सारे एग्जांपल हो सकते हैं, बट आपको ये दिमाग में समझ में आ गया होगा कि 2021 के अंदर 58% लोगों ने, मान लीजिए 58 लोगों ने क्या कर रखा है, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड है उनके पास। अगली बार 98, तो देखो सेम है, आधार कार्ड है, ठीक है। ईयर चेंज हुआ है, परसेंटेज में लिया तो परसेंटेज ही होगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में है। तो स्टैटिस्टिक्स की अब डेफिनेशन आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। होमोजीनियस नेचर का होगा और उसको कंपैरिजन करना, ग्रुप ऑफ फैक्ट्स को कंपैरिजन करना फिर आपको इजीली हो जाता है। इस फॉर्म में अगर फैक्ट्स अगर ग्रुप में होगा ना, तो उसको ये हमेशा जो डाटा कलेक्ट करने में आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ए सिंगल फैक्ट इज नॉट कॉल्ड अ स्टैटिस्टिक्स। एक अकेला फैक्ट, इंडिविजुअल फैक्ट स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा। टू बिकम ए स्टैटिस्टिक्स, उसको स्टैटिस्टिक्स होने के लिए क्या होना पड़ेगा, दे मस्ट बी बिकम मोर देन वन फैक्ट। एक से ज़्यादा फैक्ट होने चाहिए। देयर मस्ट बी एग्रीगेट ऑफ द फैक्ट एज द डाटा बिकम कंपेरेबल। जिसको आप कंपेयर कर सको उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, एक से ज़्यादा फैक्ट चाहिए। हाउएवर द डाटा मे बी रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, किसी चीज़ से भी रिलेट कर सकता है, इवन चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो सेल से हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से हो, चाहे बर्थ से हो, डेथ से हो, किसी से भी हो, बट वो ग्रुप में होना चाहिए, उसी नेचर का होना चाहिए। अगर आप प्रोडक्शन का कर रहे हो तो प्रोडक्शन के 2-3 सालों का होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि स्टैटिस्टिक्स आर द न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड। ये बात मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ इस 18 मिनट के अंदर कि स्टैटिस्टिक्स जो होता है न्यूमेरिकल में होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड टू मार्केट एक्सटेंट बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ काजेज। पता है क्या कह रहा है, जो स्टैटिस्टिक्स का जो डाटा होता है ना, वो काफ़ी सारे फैक्टर से इफेक्ट करते हैं। देखो मैं यहाँ क्या लिखा हुआ है कि स्टैटिस्टिक्स डाटा आर अफेक्टेड टू ग्रेट, मतलब काफ़ी सारे कारण होते हैं, वेरियस कॉजेज होती हैं, ठीक है। कॉजेज क्या हो सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ ए वीट, जो वीट का प्रोडक्शन है ना। अब मैंने आपको यहाँ बताया है कि जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर ना क्वालिटेटिव के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, बट ये इनडायरेक्टली हमारा जो डाटा होता है ना उसको इफेक्ट करता है। कैसे, अब मैं बोल रही हूँ कि जो डाटा होता है, टोटल डाटा जो रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल डाटा जो रिप्रेजेंट होता है, वो डाटा रिप्रेजेंट होता है इन दोनों के कम्बिनेशन से, है ना। नॉर्मल सी बात है, दोनों के कम्बिनेशन से होगी। अब
स्टैटिस्टिक्स के अंदर केवल इस डाटा को लेकर चलते हैं, क्वांटिटेटिव को लेकर चलते हैं, न्यूमेरिकल डाटा को लेकर चलते हैं, क्वालिटी का उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। तो नॉर्मल सी बात है, जब भी कभी हम आधे अधूरे सिस्टम को जब हम यूज़ करते हैं तो डाटा थोड़ा सा इनएक्यूरेट होने के चांसेस रहते हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं कि जो क्वालिटेटिव जो डाटा होता है वो इनडायरेक्टली क्वांटिटेटिव के ऊपर इफेक्ट करता है। एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने वीट का दे रखा है। जो वीट है, गेहूँ अच्छी तरह से होना, उसकी अच्छी प्रोडक्शन होना, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करते हैं ना, उस सॉइल कैसी है, मिट्टी कैसी है, उसके फर्टिलाइजर किस तरह से हमने यूज़ कर रखे हैं, है ना, और किस तरह से हमने उसको ट्रीटमेंट किए हैं। जो जितनी भी प्रोसेस होती है उसकी, कटाई की, बुनाई की, छटाई की, सभी इनमें फ़र्क पड़ता है। अगर जो भी फार्मर है और उसको सही ढंग से कर रहा है, हर साल उसी ट्रीटमेंट से कर रहा है, तो नॉर्मल सी बात है जो हमारा न्यूमेरिकल डाटा सेम रिप्रेजेंट करेगा। बट अगर उसकी जो सीड की क्वालिटी हुई, रेनफॉल जो मतलब जो बारिश हो रही है, क्वालिटी ऑफ द सॉइल, फर्टिलाइजर यूज हम कर रहे हैं, मेथड ऑफ द कल्टीवेशन, कटाई करने के, इन सभी के कारण भी स्टैटिस्टिक्स के मेथड के अंदर, जो इंफॉर्मेशन के अंदर चेंजेस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं स्टैटिस्टिक्स आर एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। पता है क्या कह रहा है? जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं उनको हम स्टैंडर्ड के अंदर मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड के अंदर मेजरमेंट करती है। जैसे कि हर एक चीज़ है, जैसे वाटर को किस में मेजर करते हैं? स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या क्या होता है उसका? वाटर का जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं उनका लीटर होता है, जो सॉलिड फॉर्म में उनका किलोग्राम होता है। समझ रहे हैं ना? जैसे कि अगर तेल की जो आप 5 लीटर की वो लेके आते हो ना, बॉटल होती है, जो भी टैंकी होती है, उसको 5 लीटर में बोलते हैं हमें। और जब भी हम कोई सब्जी लेके आते हैं, हम कहते हैं ना 1 किलो खीरे लिया, 1 किलो टमाटर लिया, है ना, कहते हैं ना, तो वो उनका स्टैंडर्ड हर एक स्टैंडर्ड में होती है। कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स डाटा में इधर भी बेस्ड ऑन द एक्चुअल काउंटिंग और बेस्ड ऑन एस्टिमेशन पे होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एस्टिमेशन क्यों बोला गया? मैं यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे रखा है। क्या है कि 70 स्टूडेंट ने प्रेजेंट है क्लास के अंदर, बेस्ड ऑन एक्चुअल पे हुआ, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, हम 70 बच्चों को गिन सकते हैं। बट अगर मैं कहूँ कि जब गणतंत्रता दिवस होता है, स्वतंत्रता दिवस होता है और लाल किले के ऊपर जितने लोग आते हैं, क्या आप उनको गिन सकते हो? उन पे एस्टिमेट लगाते हो कि अबाउट इतने से इतने लोग आए होंगे, है ना। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अबाउट 5 लाख people were present at a Red Fort on a 15 of August this year is based on the estimation। तो स्टैटिस्टिकल जो डाटा होता है वो आपका एक्चुअल प्लस एस्टिमेशन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, जिसको आप गिन पाए तो वो एक्चुअल, जिसको आप नहीं गिन पा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? हमारा एस्टिमेशन हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स आर द कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर से ही आप कलेक्ट करते हो। अगर आपको ये पता है कि मुझे किस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी है, किस चीज़ के ऊपर मुझे रिसर्च करनी है। अब मैं कहूँ कि मुझे क्लास में देखना है कि कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं, और हर साल कितने बॉयज़ एंड गर्ल्स इंक्रीज़ होते हैं, कितने डिक्रीज़ होते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा? या फिर मुझे ये भी देखना है कि हर बार कितने बच्चों के नंबर 17+ आते हैं, वो कैसे चेकआउट होगा? जब तक मैं अपने गोल को डिटरमाइन नहीं करूँगी, जब तक मैंने ये सोचा ही नहीं कि ये मेरा गोल सेट है कि मुझे 70 नंबर से ऊपर वाले बच्चों को नोट करना है और 70 नंबर नीचे वाले का जितने भी नंबर है आ रहे हैं उनको मेज़र करना है, जब तक मुझे मेरा गोल ही नहीं सेट होगा तो क्या मैं सिस्टमेटिक वे से काम कर पाऊँगी? नहीं ना। तो सबसे पहले काम यही होता है कि आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि आपका गोल क्या है, तभी आप सिस्टमेटिक वे से आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करें कि इन्वेस्टिगेटर हैज अ चॉक आउट अ प्लान कीपिंग इन अ व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डाटा कलेक्शन, डिटरमाइन द स्टैटिस्टिकल यूनिट, टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन एंड इट्स ओन सो ऑन। कहते हैं कि सबसे पहले सिस्टमेटिक काम करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आपकी स्टैटिस्टिकल यूनिट क्या होगी और कहाँ से आप डाटा को कलेक्ट करने वाले हो, क्या टेक्निक यूज़ करने वाले हो, प्राइमरी से डाटा कलेक्ट करने वाले हो या सेकेंडरी से करने वाले हो। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि डाटा कलेक्ट करने से पहले हमें सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, वो हम आगे सिंगल फॉर्म में यूज़ करने वाले, जो अभी यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे आएगा। ये नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि स्टैटिस्टिकल डाटा मस्ट बी कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। प्री डिटरमाइंड पर्पस का मतलब यही होता है
कि हमें पहले अपना पर्पस सेट करना पड़ेगा, पहले अपना गोल सेट करना पड़ेगा कि एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम क्या है, किस प्रॉब्लम के ऊपर आप सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। फर्स्टली आपको एक्सप्लेन करना होगा कि आपका गोल क्या है, किस गोल के ऊपर आप काम करना चाहते हो। कई सारे बच्चों का गोल होगा कि मुझे सेकेंड ईयर के अंदर हाईएस्ट रैंक प्राप्त करनी है जिससे मुझे स्कॉलरशिप मिल पाए। सबको पता है ना, ग्रेजुएशन के अंदर लगातार 6 सेमेस्टर के अंदर जिसके भी नंबर अच्छे आते हैं, सबसे हाईएस्ट आते हैं आपकी स्ट्रीम के अंदर, उनको स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, किसी का ये स्ट्रीम होगा कि मुझे जस्ट पास होना है, बस मुझे नॉलेज लेनी है। कि कोई नंबर के पीछे भागता है, कोई नॉलेज के पीछे भागता है, कोई दोनों जगह भागता है ना, कोई अदर एक्टिविटी में होता है ना। हर एक जने का कोई ना कोई गोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले प्री डिटरमाइंड पर्पस सेट करना पड़ेगा। क्या कह रहा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ डाटा कलेक्शन मस्ट बी प्री डिटरमाइंड एंड वेल डिफाइंड। वो वेल डिफाइन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या करने वाले हो। वापस में आपको यही रिपीट हो रहा है, वही वापस एग्जाम्पल है ये। कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस इन अ रिलेशन ऑफ टू ईच अदर। कहते हैं कि जो अब हम स्टैटिस्टिक्स करते हैं ना, मतलब कंपैरिजन करते हैं या कोई डाटा को न्यूमेरिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमेशा किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। अब यहाँ पे ये वर्ड आया था, मैंने इसका मीनिंग नहीं बताया, बट किसी ने भी अभी मेरे को रोका नहीं कि मैम आपने इसका मीनिंग बताया, तो कमेंट करो ना यार कि मैम इसका मीनिंग बताओ। तो रिलेशन टू ईच अदर का मतलब क्या है कि सभी चीज़ें क्या होंगी, होमोजीनियस नेचर की होंगी। ठीक है, क्या होंगी, होमोजीनियस नेचर। होमोजीनियस नेचर क्या होता है, एक तो 2 तरह के नेचर होते हैं। देखो मैं आपको यहाँ पे ये और बता देती हूँ, 2 तरह के नेचर होते हैं। हेट्रोजीनियस होता है, एक हमारा होमोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि हर एक चीज क्या होना, डिफरेंट होना। ठीक है, देखो मेरे पास जो डाटा है प्रोडक्शन का है। ठीक है, मैंने प्रोडक्शन की, शुगर की, चीनी की, राइस की, व्हीट की। ठीक है, अगर मैं इन तीनों का आपस में कंपैरिजन करने लगूं, वो हेट्रोजीनियस है। अलग अलग चीज़ों का एक साथ कंपैरिजन कर रही, वो हेट्रोजीनियस है। अगर मैं होमोजीनियस की बात करूं, होमोजीनियस का मतलब होता है सेम नेचर के। यहां पर नेचर क्या होता है, डिफरेंट होता है। होमोजीनियस में नेचर सेम होता है। सेम नेचर का मतलब कि अगर मैं शुगर की बात कर रही हूं तो केवल शुगर की ही बात करूंगी, 2021 की बात करूंगी, 2022 की बात करूंगी, 2019-20 की बात करूंगी। तो जब मैं केवल सिमिलर नेचर के बारे में बात कर रही हूं तो उसे हम बोलेंगे होमोजीनियस। बच्चे मैं इसलिए इतना डीप समझा रही हूँ क्योंकि मुझे मैंने जितनी भी वीडियोस देखी, जब हम पढ़ते थे ना, सेकेंड ईयर में थे, फर्स्ट ईयर में थे, मास्टर्स में थे, तो इतनी डीपली कोई भी नहीं समझाता था। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है, आप सभी को ना करनी पड़े। जितनी पॉसिबिलिटी होती है ना, मैं उतनी वीडियो डालने की कोशिश करती हूँ, बट ड्यू टू द लैक ऑफ ए टाइम, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको जितनी भी हो, जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि हर एक अलग अलग स्ट्रीम की बोल देते हैं, मैम कॉस्ट अकाउंटिंग, मैम मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैम स्टैटिस्टिक्स, मैम बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, इतनी एकदम से सारी थोड़ी ना हो जाएगी। केवल एक पर्टिकुलर फॉर्म में मैं आपको एक वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ कि मेरा प्रॉपर सिलेबस हो जाए, आपको हेल्प हो जाए कि हर जगह ढूंढने की बजाय आप प्रॉपर एक ही पाथ पर आपको सारा सिलेबस मिल जाए। जैसे कि आपको कंपनी लॉ का मिल चुका होगा, बिजनेस लॉ का 50% है, ज़्यादा नहीं कह रही, मुझे भी पता है 40 to 50% है, बट टैक्स का हुआ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मैंने अब स्टार्ट कर रखा है, स्टैटिस्टिक्स का अब स्टार्ट किया है, तो जितना भी हो मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्या करें। जो स्टैटिस्टिकल जो डाटा होता है वो क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेट होना चाहिए। स्टैटिकल डाटा मस्ट बी कंपेरेबल, तभी आप कंपैरिजन अच्छे से आप एक्चुअली में कर सकते हो। ठीक है, इट इज़ अ पॉसिबल ओनली व्हेन द डाटा आर द होमोजीनियस, जब डाटा क्या होगा, होमोजीनियस नेचर का होगा। एग्जाम्पल आपका देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सी लाइन लिखी हुई है, पता है क्या कह रहा है, जो मैंने आपको यहाँ समझाई थी। क्या समझाई थी कि जो जितने भी ऑल स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ अ फैक्ट, जितने भी स्टैटिस्टिक्स होते हैं ना वो न्यूमेरिकल हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं होता सारे न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक्स हों। ठीक है जी, आपने बिजनेस कंपनी लॉ के अंदर भी पढ़ा होगा, एक आती है बात कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर बिकम एग्रीमेंट, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सारे एग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट ही हो, बट कॉन्ट्रैक्ट सारे एग्रीमेंट से ही निकल कर आते हैं।
तो यहाँ पर आपको ये ऐसे याद करना है, स्टैटिस्टिक्स के लिए स्टैटिस्टिक्स है तो ऊपर आपका क्या होगा, न्यूमेरिक डाटा होगा। पर ज़रूरी नहीं है कि सारे न्यूमेरिकल डाटा क्या हो, स्टैटिस्टिक्स हो। सो ये ऐसे आएगा, न्यूमेरिक अंदर, ऊपर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है जी, आ गया मतलब समझ में। अब ये देखो कि जो ये क्या कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स इज अ सिंगुलर सेंस में कैसे कह रहा है। देखो यहाँ पे सारी सेम बातें लिखी हुई है, हम सीधा यहाँ पर आते हैं। क्या कह रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ ए डाटा को कलेक्ट करना है, बट डाटा को कलेक्ट करना किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया कि जब हम क्या करते हैं, हम मुझे डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है, अपना जो पहले एग्जांपल था कि मुझे जब डाटा कलेक्ट करना है तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं अपना खुद का डाटा कलेक्ट करूं या फिर मैं किसी का और का लूं, प्राइमरी डाटा या सेकेंडरी डाटा। ठीक है कि अगर हमने डाटा कलेक्ट करना है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए तो डाटा हमें बिल्कुल एक्यूरेट करना पड़ेगा। तो डाटा कलेक्ट करने के लिए अगर डाटा हमारा गलत फॉल्टी खराब हमने कलेक्ट कर लिया तो हमारा क्या होगा, कंक्लूजन जो होगा ना वो अनरिलायबल होगा, जिसके ऊपर आप रिलायबल नहीं कर सकते। क्योंकि डाटे के ऊपर भी हम क्या करते हैं, क्योंकि सारा का सारा फंडा तो डाटा से स्टार्ट होता है। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था और सीधा कंक्लूजन पे आके रुकेगा। कंक्लूजन किसके ऊपर निकाल रहे हैं, एनालिसिस किसका कर रहे हैं हम, डाटा का कर रहे हैं। टैबुलर फॉर्म किसका कर रहे हैं, डाटा का कर रहे हैं। समराइज किसको कर रहे हैं, डाटा को कर रहे हैं। तो डाटा को कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टिगेटर के ऊपर। अगर इन्वेस्टिगेटर खुद द डाटा में बी इधर भी कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, तो क्या लिखा हुआ है हिमसेल्फ, तो उसे प्राइमरी डाटा कहेंगे। अगर डाटा किसी अनपब्लिश या फिर पब्लिश किसी और सोर्सेज से किया तो उसे सेकेंडरी डाटा कहेंगे। ये सीधा डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टिगेटर के ऊपर। जब डाटा कलेक्ट हो गया तो डाटा कलेक्ट होने के बाद उसको रिप्रेजेंट करोगे ना कि वो अच्छे से समझ में आ जाए। समझ में आने के लिए का मतलब क्या है कि आप उसे ईजी फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। अगर मैं इसको लाइन टू लाइन ऐसे लिख देती, अगर मैं इसको एज इट इज मैं इसको इस कॉपी पे लिख देती, क्या आपको समझ में आता है। मेरा स्टाइल क्या है पढ़ाने का, ऐसे बादलों के अंदर कुछ अलग अट्रैक्टिव सा समझाना, कि ऐसे बंदे बना के ऐसे अलग से समझाना, है ना। तो क्या है, एक तरह से एक पिक्चर बना के, ग्राफिक्स तो नहीं कहूँगी इसको, क्या है एक चार्ट बना के या फिर मैं एक पिक्चर की हेल्प से मैं आपको समझा रही हूँ, तो आपको पूरा डाटा समझ में आ रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करोगे। एनालिसिस ऑफ ए डाटा का मतलब क्या है, आप उसको एनालिसिस करोगे डिफरेंट मेथड से। यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर लाइन लिखी हुई है। क्या है ये सुंदर लाइन, ये कह रहे हैं कि एनालिसिस ऑफ ए डाटा ब्रिंग आउट ऑफ द हिडन इंफॉर्मेशन इनटू अ लाइट। जो आपकी छुपी हुई इंफॉर्मेशन होती है ना उसको प्रकाश में लेके आते हो, उसको इन एनालिसिस की हेल्प से जो छुपी हुई जितनी भी रह जाती है ना इन्फॉर्मेशन, उसको हम क्या करते हैं, वो भी हमारी बाहर निकल के आ जाती है। स्टैटिस्टिकल मेथड जैसे कि हम काफ़ी सारे मेथड यूज़ करते हैं, एवरेज यूज़ करते हैं, डेप्रिसिएशन डिस्पर्जन यूज़ करते हैं, जो हमारे स्क्यूज होते हैं, कोरिलेशन होते हैं, रिग्रेशन होते हैं, एनालिसिस जितने भी होते हैं सारे मेथड हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से हमारे जितने भी छुपे हुए डाटा होते हैं उनको हम बाहर निकाल सकते हैं, छुपी हुई इन्फॉर्मेशन को हम बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट क्या है इसका, इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डाटा। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि एक कंक्लूजन को ड्रॉ करना, जो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं ना, डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, कंक्लूड करके एक की पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। ठीक है जी। और ऑन एनालिसिस ऑफ अ डाटा द पर्पज ऑफ इंटरप्रिटेशन का पर्पज क्या होता है कि आपको उस चीज़ की हाई नॉलेज होनी चाहिए। नॉर्मल सी बात है, अगर मैं अब इसको पढ़ा रही हूँ, स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ी बहुत उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपर्ट भी होना चाहिए उस चीज़ के बारे में, है ना। अब मुझे टीचिंग स्किल के अंदर जाना है तो मैंने इसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस की है, देन उसके बाद उसके बारे में इंफॉर्मेशन ग्रैंट की। तो क्या हुआ, किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें प्रॉपर एक्सपीरियंस प्लस में प्रॉपर स्किल की जरूरत होती है। तो एक्सपीरियंस चाहिए इन्वेस्टिगेटर को प्रॉपर किसी काम को करने के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ हमारे पास, हमने क्या पढ़ा, स्टैटिस्टिक्स। आपको यहाँ पर 5 से 6 बातें याद रखनी है। जो क्या है, जो स्टैटिस्टिक्स होता है न्यूमेरिक डाटा के साथ डील करता है। ठीक है, मैं आपको कंक्लूजन बता रही हूँ, मेरी इन्वेस्टिगेशन मेरी इंटरप्रिटेशन चल रही है। न्यूमेरिकल डाटा होता है, न्यूमेरिकल डाटा को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा कहते हैं। ठीक है, और ये जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है उसको कंपैरिजन करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, ये एक दूसरे से रिलेट होने चाहिए। दैट मीन्स होमोजीनियस नेचर होता है। और जो डाटा होता है ना, ये जो फैक्ट्स होते हैं, ये हमारे
एग्रीगेट फॉर्म में होते हैं, ग्रुप में होते हैं, जिसको आप कंपैरिजन कर सकते हो। और डाटा को कलेक्ट करने के लिए ना, डाटा कलेक्ट करेंगे, उसको टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, देन उसको फिर क्या करोगे, एनालिसिस करोगे, देन उसके बाद इंटरप्रिटेशन करोगे। ये प्रोसेस करने के बाद आपका यहाँ पर कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन, कलेक्ट, देखो सी से शुरू हो रहा था, सी पे खत्म हो रहा है, इसको हम इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन। ठीक है जी। आई होप आपको ये जो टॉपिक था समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आगे भी हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, बट ये वीडियो होगी नेक्स्ट पॉइंट में। अभी बहुत देर हो चुकी है, बहुत रात हो चुकी है। हम फंक्शन इसके हम कल करेंगे, फंक्शंस एंड इसकी इंपॉर्टेंस प्लस में लिमिटेशन हम एक वीडियो के अंदर करेंगे, जिससे क्या है आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ठीक है जी। देन उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी बता चुकी हूँ। मैं आपके हमारे चैनल जो आपके लिए ही स्पेशल खोला है, क्वेश्चन पेपर चैनल, जहाँ पर आपको हर स्ट्रीम के पेपर मिलेंगे। अगर आपको जैसे कि आपसे एक हेल्प भी चाहिए मुझे, जैसे भी आप जैसे कि आप थर्ड सेमेस्टर में हो चुके हो, है ना, तो जो सेकंड सेमेस्टर, जो आपका सेकंड सेमेस्टर था, तो सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर प्लीज़ आप मुझे हमारे ईमेल पे आप सेंड कर सकते हो, जिससे कि मैं फर्दर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प कर सकूं। क्योंकि जैसे कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए क्वेश्चन पेपर कलेक्ट कर रही हूँ बच्चों से ऑफलाइन, ठीक है, जैसे मेरे पास हार्ड कॉपी है, तो अगर आप मुझसे दूर बैठे हैं, आप मुझे दे नहीं पा रहे हैं, तो क्या करना है आपको, आप हमारे ईमेल के ऊपर सेंड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी तरह ही मैं बाकी बच्चों की हेल्प कर सकूं, क्योंकि आप एक जरिया है बच्चों तक पहुंचने का। ठीक है, तो आपको मेल किस पे करनी है, कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट 398@gmail.com। ठीक है बच्चे, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट आपसे, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर है 2021 का, 2022 का, तो मुझे सेंड कीजिए। ईमेल हमारी ये रही। ठीक है, जो भी बच्चा सेंड करेगा उसका बहुत 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 थैंक यू। ठीक है, पहले ही थैंक यू कर देती हूँ मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।